तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इजी रीजनिंग क्लासेस राहुल सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि इस समय हमारा थियोरी वाला सेशन चल रहा है, इसमें हम ऑलरेडी 2 क्लास ले चुके हैं। आज ये मेरा थर्ड क्लास है। तो तीसरी क्लास में हम जो है इंट्रोडक्शन वाला कर चुके थे। लास्ट 2 क्लास में नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिएगा। आज ये जो तीसरा क्लास है, यहाँ पे हम टॉपिक वाइज यानी कि सेल बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? आइए, अगर हम बात आगे करें सेल बायोलॉजी का, तो सबसे पहले हम अर्थात ये जो है यहाँ पे हम कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, अर्थात कोशिका विज्ञान। ठीक, अब कोशिका विज्ञान के अंतर्गत मुख्य रूप से हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं। यह सेल क्या होता है तो समझिएगा, ये जो हमारा शरीर है यह विभिन्न प्रकार के सेलों से मिलके बना है। जैसे पेड़ पौधा लें, जीव जंतु को लें, मानव को लें, पशु पक्षी को लें, कीड़ा मकोड़ा को लें, अर्थात कोई भी जीव जिसमें कि जीवन हो, जिसमें कि जान हो, उसमें सेल अनिवार्य रूप से पाया जाएगा। अर्थात सेल क्या है, कोशिका क्या है, तो जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को सेल कहते हैं या कोशिका कहते हैं। ठीक, देखिए, मान लेते हैं कि यह कोई एक सेल है। क्या, कोई एक सेल है। तो इस सेल में जो एक जीवन है, उस जीवन का सारा मटेरियल वहां पे अवेलेबल है। चाहे एक छोटा सा छोटा हम बैक्टीरिया को ही क्यों न ले, बैक्टीरिया को भी हम अगर लेंगे तो वह सबसे छोटा जीव है, उसमें भी यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग मौजूद होगा जो कि एक जीवित प्राणी में होता है। ये अलग बात है कि वह कुछ बड़े मात्रा में नहीं होगा, छोटे मात्रा में होगा। उसमें जो फंक्शनल सेल है वह उतना काम नहीं करेगा जितना कि यूकैरियोटिक कोशिका या बहु सेलुलर जीव हैं उसमें होगा। तो अगर हम सेल की बात करें तो सेल सबसे छोटी इकाई होता है। ठीक, सेल से बड़ा होता है उत्तक, अर्थात कोशिका। कोशिका से बड़ा क्या होता है, उत्तक। उत्तक से बनता है अंग। ठीक, और यही उत्तक जब अंग बनता है तो इससे बनता है अंग तंत्र। क्या बनता है बाबू, अंग तंत्र। और इसी अंग तंत्र से हमारा शरीर बनता है। ठीक, आगे अगर हम बात करेंगे तो इसका एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिलहाल कोशिका के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो विभिन्न कोशिका से मिलकर बनता है उत्तक, उत्तक से मिलकर बनता है अंग, अंग से बनकर मिलता है अंग तन से बनता है शरीर। यही फिर शरीर क्या होता है, बड़ा होता है। अर्थात पहले ये बच्चा बनता है, बच्चा से यह प्रौढ़ होता है। ठीक, और फिर यही हम देखते हैं कि मृत्यु को प्राप्त करता है। तो यही है जीवन चक्र। अर्थात हर एक जीव में ऐसा ही कुछ हमको देखने को मिलता है। फिलहाल तो कोशिका विज्ञान के बारे में, कोशिका विज्ञान, इसके बारे में अगर हम छोटा सा फैक्ट की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिएगा, ये कोशिका विज्ञान, तो फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, ये कौन है, तो ये है रॉबर्ट हुक। अब इसके पीछे कहानी है। अर्थात कोशिका विज्ञान का जनक, कोशिका विज्ञान का
जनक। ये कौन है? रॉबर्ट हुक है। इसके पीछे कारण है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। वह कालखंड है 1665 ईस्वी का। 1665 ईस्वी में इन्होंने क्या किया तो मृत कोशिका मृत कोशिका को इन्होंने खोजा। कब? 1665 ईस्वी में। इसीलिए इसको फादर ऑफ सेल बायोलॉजी कहते हैं। लेकिन अगर हम जब जीवित कोशिका की बात करें, जीवित कोशिका इसकी खोज बाद के काल में हम देखते हैं कि 1674 ईस्वी में कौन करते हैं? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, याद रखिएगा। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया था। मृत कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। अर्थात फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, या इसी को कहा जाता है कोशिका विज्ञान की को साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। अर्थात साइटो मतलब सेल, लॉजी मतलब अध्ययन। तो इस प्रकार से साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान या सेल बायोलॉजी, क्या हम बोलेंगे? सेल बायोलॉजी, याद रखिएगा। तो ये कई बार ये सारा का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, PYQ है, ये भी PYQ है, ये भी PYQ है। अर्थात जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया। मृत कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। तो इन सब बातों को आप ध्यान दीजिएगा, और ये सब कई मर्तबे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी अर्थात कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, यह कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? सबसे पहले इसको कौन दिया था? सलाइडेन एवं श्वान, ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने सेल थ्योरी दिया था। अच्छा, ये सेल थ्योरी क्या कहता है? तो इसमें कई सारा बात कहा गया है कि प्रत्येक जीव एक कोशिका से मिलके बना है। मिलकर बना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो भी जीव है, जीव एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, अर्थात एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलके बना है। मिलकर बना है। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई होती है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई होती है और मिलकर यह जीवों का निर्माण करता है। चौथा और अंतिम पॉइंट, प्रत्येक कोशिका में केंद्रक मुख्य भूमिका में होता है। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक मुख्य भूमिका में होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये कोशिका क्या है? तो कोशिका जो है इसका ब्रेन है। सेल का ब्रेन क्या है? कोशिका है। देखिएगा ध्यान से। तो दो वैज्ञानिक था, सेल थ्योरी दिया था। एक का नाम था सलाइडेन और दूसरे का नाम था स्वान, अर्थात MJ सलाइडेन, और दूसरे का नाम था थियोडोर स्वान। थियोडोर
श्वान। इन्होंने सेल थ्योरी दिया था। इस सेल थ्योरी में क्या कहा था कि प्रत्येक जीव एक कोशिका से मिलकर बना होता है, अर्थात जीव एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होता है, अर्थात यह एक कोशिका या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई होती है और मिलकर यह जीवों का निर्माण करता है। इसके अलावा प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है और ये मुख्य भूमिका में होती है, अर्थात सेल का ब्रेन कहाँ होता है? केंद्रक होता है। तो ये साथ सेल थ्योरी, अर्थात यहाँ पे जीव जो है, जीव एक स्वाधीन इकाई के रूप में काम करता है, जीव के अंदर सेल, ठीक। और उसमें केंद्रक मुख्य भूमिका में होता है। या तो जीव एक कोशिका से मिलकर बना है या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना है। ये किसने कहा था? स्लाइडन एवं स्वान, दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था सेल थ्योरी के अंतर्गत। अब कुछ बेसिक पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे पहला है कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका ये कौन होता है? तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का सबसे छोटा होता है माइकोप्लाज्मा। इसके अलावा सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका ये कौन है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, अर्थात ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग। तीसरा, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका ये क्या होता है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका होता है शुक्राणु, जिसको स्पर्म बोलते हैं। और ये किस में होता है? मैन में होता है। अगला है चौथा पॉइंट, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका ये कौन होता है? तो ये होता है अंडाणु, इसको बोलते हैं ओभम, ओभम। अगला है पांचवा और अंतिम, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका ये कौन होता है? तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका, अर्थात न्यूरॉन, न्यूरॉन सेल, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, ये भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। ये विभिन्न एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन का यह एक सेट कह सकते हैं, अर्थात सबसे छोटी कोशिका, ठीक। तो ये होता है माइकोप्लाज्मा की कोशिका। दूसरा, सबसे बड़ी कोशिका ये क्या है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो यह शुक्राणु होता है, जो कि मेल में पाया जाता है। इसके अलावा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ये कौन है? अंडाणु, और ये वोमेन में पाया जाता है, ठीक, अर्थात महिला में पाया जाता है। पांचवा है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो ये कौन है? तंत्रिका कोशिका है, जिसको कि न्यूरॉन सेल कहते हैं। ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होता है। आगे हम चलते हैं और आगे हम पढ़ते हैं इसी कोशिका के बारे में। तो जितने भी कोशिका है, अर्थात सेल को दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। एक को हम पढ़ेंगे प्लांट सेल के अंतर्गत और दूसरे को पढ़ेंगे एनिमल सेल के अंतर्गत, एनिमल सेल के अंतर्गत। तो देखिएगा, ये जो प्लांट सेल होता है, ये प्लांट सेल कुछ इस प्रकार से चौकोर होता है, ठीक, होता है। बीच में यहाँ पे केंद्रक होता है,
एनिमल सेल क्या होता है, तो यह गोलाकार होता है, यहाँ भी बीच में केंद्रक पाया जाता है। तो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों में करीब करीब चीज सेम रहता है, कुछ बेसिक डिफरेंस होता है। बेसिक डिफरेंस ये होता है कि यह चौकोर होता है। क्या होता है बाबू, यह चौकोर होता है और यह साइज में गोलाकार होता है। दोनों का दोनों में हम देखते हैं तो जैसे अगर हम बात करें तो सभी चीज समान रहता है, समान समान क्या सब रहता है, तो दोनों में केंद्रक होता है। ठीक, इसके अलावा हम देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, दोनों में लाइसोसोम होता है, गोल्जी बॉडी होता है, गोल्जी बॉडी होता है। इसके अलावा देखें तो राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है। ठीक, अगर हम भिन्नता की बात करें, भिन्नता की बात करें तो देखिएगा इसमें बाबू लवक पाया जाता है, लवक अर्थात लवक, इसको प्लास्टिड बोलते हैं। ठीक, पहला। दूसरा, इसमें लवक होता है, इसके अलावा इसमें कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है, जिसको बोलते हैं बाबू सेल वाल, सेल वाल। ठीक, देखिए इसके अलावा यहाँ पर एनिमल सेल में देखें तो सीलिया और फ्लेजिला, सीलिया और फ्लेजिला इसमें ही केवल पाया जाता है। और लवक कोशिका भित्ति ये किस में पाया जाता है, तो प्लांट सेल में पाया जाता है। हमने क्या कहा, लवक कहा, उसके बाद ये वाला जो है यह कोशिका, कोशिका भित्ति है, अर्थात इसको हम क्या बोलते हैं, सेल वाल बोलते हैं। यह केवल और केवल किस में पाया जाता है, तो प्लांट सेल में ही पाया जाता है। इसके अलावा हम यहाँ पे देखें तो इसमें जो पोर्स होते हैं, पोर्स, छिद्र बोल दीजिए, छिद्र, इसको पोर्स, ये क्या होता है, तो ये बड़ा होता है, अर्थात जिसको वैक्यूल्स बोलते हैं, वैक्यूल्स बड़ा होता है। और यहाँ पे वैक्यूल्स क्या होगा, वैक्यूल्स यहाँ पे छोटा होगा। ठीक, तो इतना चीज हम देखते हैं कि यहाँ पे समान पाया जाता है, बस केवल कुछ ही चीज में अंतर होता है, जैसे कि यहाँ पे लवक पाया जाता है, यहाँ पे कोशिका भित्ति पाया जाता है, छिद्र इसका बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा, कोशिका झिल्ली, क्या होगा बाबू, कोशिका झिल्ली यहाँ पे पाया जाएगा। एगो और दूसरा होता है तारक काय, तारक काय, जिसको सेंट्रोसोम बोलते हैं, सेंट्रोसोम। और ये क्या करता है, समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण करता है, समसूत्री विभाजन, अर्थात कोशिका भी मुख्य रूप से 3 प्रकार से विभाजित होता है, समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। वहां पे हम देखते हैं तो जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें तारक काय ध्रुव का निर्माण करता है। तो इस आधार से देखें तो एनिमल सेल और ये प्लांट सेल में कुछ बेसिक अंतर है। आइए मैं रिकॉल एक बार करवा दूं बाबू। पहला पॉइंट याद रखिएगा कि जो एनिमल सेल होता है और जो प्लांट सेल होता है, तो प्लांट सेल चौकोर होगा और एनिमल सेल गोलाकार होता है साइज में। दूसरा बात कि प्लांट सेल के कुछ गुण एनिमल सेल से बिल्कुल भिन्न होते हैं, जैसे यहाँ पे प्लास्टिड पाया जाता है और यहाँ पे एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है, जिसको लवक बोलते हैं। लवक भी 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, मतलब बर्नी लवक और बर्नी लवक और
क्लोरोप्लास्ट, ठीक ना। मतलब एक वो होता है जो पौधे के रंग, पत्ती का रंग, बीज का रंग वो दिखाता है। दूसरा जड़ में पाया जाता है जहाँ पे कोई वो नहीं होता है। तीसरा क्लोरोफिल वाला जो पार्ट होता है जिससे कि पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। दूसरा हमने बोला कि कोशिका भित्ति, ये क्या होता है? तो जो पादप कोशिका होते हैं उसमें कोशिका भित्ति मोटा होता है। कहने का मतलब कई सारा कोशिका झिल्ली जब मिल जाता है तब कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। और जंतु सेल की तुलना में जो पौधे वाला सेल होते हैं उसमें यह ज्यादा मोटा होता है। फिर हम छिद्र का बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, वैक्यूल्स बड़ा होता है। और जंतु कोशिका में हम देखें तो यहाँ पे वैक्यूल्स छोटा होता है। जैसे हमारा मानव को समझिए इस प्रकार से, बाबू हमारा ये सेल से मिलके बना है शरीर। तो ये हाथ वाला जो भाग है, खास करके चमड़ी वाला भाग, इपीडिडमिस जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चमड़ी के ऊपर हिसली वाला इपीडिडमिस। तो इपीडिडमिस वाला हिस्सा में हमको क्या है? बाल है, ये बाल है। तो ये वैक्यूल्स है हमारा बॉडी में। जैसे कोई एथलीट है, बहुत तेजी से दौड़ के आता है, अच्छा उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, पसीना जो है निकल जाता है, अर्थात उसके बॉडी का पानी पसीना के रूप में बाहर निकलता है। तो तुरंत वो पानी अगर पिएगा तो वोमिटिंग हो सकता है या फिर उसका बॉडी एडजस्ट ना कर पाए, ठीक। तो इसीलिए एथलीट को दौड़ के आता है तो उसके बॉडी पे पानी की बौछार किया जाता है, क्योंकि उसके बॉडी में जो डिहाइड्रेशन होता है वो बाहरी स्रोत से भी मिल जाए। बहुत गर्मी के दिन में देखिएगा कि गांव घर में बहुत बार नहाता है। अब तो पोखरा वाला कंसेप्ट करीब करीब सूखने की कगार पे है। और पोखरा भी जो है, तालाब जिसको बोलते हैं, वह एक लुप्त प्राय कह सकते हैं कि संसाधन होने वाला है, बहुत ही जल्द हो जाएगा। तो पहले लोग पोखरा में नहाता था, दिन भर क्रिकेट खेल के आया, गुल्ली डंडा खेल के आया और ले धाए से कूदा, और बहुत मस्ती के साथ वो नहाता था। तो बॉडी देखिए, दो जो है ना एक्सरसाइज, खास करके एक रनिंग वाला और दूसरा स्विमिंग वाला, ये बॉडी के लिए इतना लाभकारी है, इतना लाभकारी है कि अब देखिएगा बड़ा बड़ा स्विमिंग पूल बन रहा है, ठीक। अब जिम में जो है वो जो दौड़ने वाला ट्रेडमिल उसको बोलते हैं, उस पे लोग दौड़ रहा है। तो खैर, फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि जो कोशिका झिल्ली होता है, तो सॉरी, ये वैक्यूल्स जो होता है मानव के शरीर में भी होता है। तो ये जो छिद्र होते हैं, अरबों की संख्या में हमारे बॉडी में छिद्र है। जो एपिडिडमिस वाला भाग है वहां पे क्या है? बाल है। और यहाँ पे अरबों की संख्या में हमको छिद्र देखने को मिलता है। खैर, तो एनिमल में भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, जैसे सीलिया हो गया, जैसे कि फ्लेजला हो गया, जैसे कि कोशिका झिल्ली जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन हो गया, कोशिका झिल्ली, तारक का, यह केवल जंतु कोशिका में होता है। और तो ये जैसे समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्वहन करता है, तारक है। तो आगे हम एक एक करके देखेंगे। तो ये सेल जो है उसको हम दो भाग में बांट के पढ़ेंगे। एक को बोलेंगे प्लांट सेल, दूसरे को बोलेंगे एडी सेल, एनिमल सेल। बाकी के जितने भी चीज है, जैसे कि केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी उपकरण या इसी को गोल्जी बॉडी बोलते हैं, राइबोसोम्स हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी दोनों में पाया जाता है। वैक्यूल्स भी दोनों में पाया जाता है। तो एक में क्या होता है? वैक्यूल्स जो होता है वो छोटा होता है, और दूसरे में क्या होता है? वैक्यूल्स जो होता है बड़ा होता है। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे एक एक करके कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली, इसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ये कोशिका झिल्ली क्या होता है? अब जैसे देखिएगा, ये जो कोशिका झिल्ली होता है, यह मान लेते हैं कि यह एक सेल है। ये कैसा सेल है? मान लिए कि यह एनिमल सेल है, सेल है। तो इस सेल के अंदर बाहर से जो कोई पदार्थ आएगा, बाहर से जो भी कोई पदार्थ आएगा, ठीक, और अंदर से बाहर जो भी कोई पदार्थ
जाएगा। ये किसके माध्यम से होगा? तो ये कोशिका झिल्ली के माध्यम से होगा। कहने का मतलब है यह सेमी पारमेबल है, अर्ध पारगम झिल्ली है। ये क्या है? अर्ध पारगम्य झिल्ली है, झिल्ली है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे सेमी पेरिमेबल। सेमी पेरिमेबल अर्थात यह क्या है? अर्ध पारगम झिल्ली है। इसके अलावा हम बात करें तो ये हमने क्या कहा? यह जंतु एवं पादप, पादप दोनों में पाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, ये जब पादप बोलते हैं मतलब प्लांट, तो प्लांट में क्या होता है? ये कई परतों में होता है, कई परतों में होता है। और ये जो कई परत होती है, यह होती है मोटी हो जाती है। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? सेल वाल। ठीक ना, याद रखिएगा। लेकिन कोशिका झिल्ली दोनों में होता है। जब यह कई परतों में चढ़ जाता है तब वह क्या होता है? प्लांट सेल में सेल वाल हो जाता है। अर्थात क्या हो जाता है? यहाँ पे कोशिका भित्ति हो जाता है। क्या हो जाता है? कोशिका भित्ति होता है। अर्थात मान लेते हैं कि चद्दर ले लीजिए, ठीक, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अभी ठंडी का समय है, ध्यान से समझिएगा। अक्सर आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे कि एक रजाई के तुलना में 4 पतले पतले चद्दर ज्यादा गर्मी प्रदान करती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? चूंकि चद्दर 4 जो होता है वो क्या करता है? उसके छिद्र एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और जो बाहर से आने वाला हीट है या ठंडापन है वह न तो अंदर से बाहर जाता है, और बाहर का ठंडक क्या होता है? तो अंदर की ओर नहीं आ पाता है। यही कारण है कि एक मोटा रजाई के तुलना में 4 पतले पतले चद्दर ज्यादा लाभकारी होता है। ठीक उसी प्रकार से जब कई सारे कोशिकाओं की झिल्ली मिल जाएगी तो वह कोशिका दीवार या सेल वाल बना लेगा, जिसको कोशिका भित्ति भी कहते हैं। तो हमने एक पॉइंट सीखा कि यह जो कोशिका झिल्ली है यह जंतु में विशेष रूप से प्रचुर मात्रा में होता है। कहने का मतलब ये सेल वाल मुख्य रूप से जंतु कोशिका के लिए क्या है? तो ज्यादा सुटेबल वर्ड है। ठीक, यह कैसा है? यह बाहर से जो भी कोई पदार्थ आएगा और अंदर से जो भी पदार्थ कोई बाहर जाएगा, इसके लिए यह काम करता है। अर्थात यह क्या है? तो अर्ध पारगम्य झिल्ली है, अर्थात आधा खुला आधा बंद। डेट मीन्स सेमी पेरिमेबल झिल्ली है। क्लियर हो गया? चलिए अगला हम देखते हैं। तो इसी में याद रखिएगा दूसरा पॉइंट में कि यह पदार्थ के मात्रा का भी नियंत्रक है। यह कोशिका के अंदर पदार्थ के मात्रा का भी नियंत्रक है। कौन? तो ये कोशिका झिल्ली। तो आई होप कि मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम पढ़ते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति अर्थात सेल वाल। हमने अभी ये जस्ट बात किया थी कि कई सारे कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जब मिल जाएगी तब कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। ठीक ना? चलिए दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। ठीक, हमने कोशिका झिल्ली का बात कहा कि मुख्य रूप से यह किसमें होगा? तो जीव कोशिका में होगा। अर्थात कहने का मतलब जो एनिमल सेल होगा उसमें होगा,
और ये कोशिका भित्ति किस में होगा? प्लांट सेल में होगा। याद रखिएगा, कई सारे कोशिका झिल्ली मिलने से कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। अगला पॉइंट हम यहाँ पे देखें तो यह जो है सेलुलोज का बना होता है। तीसरा, यह सेलुलोज का बना होता है। ठीक, तो यह कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? यह सेलुलोज का बना होता है। चौथा पॉइंट, यह पौधों को आकार एवं आकृति देने का काम करता है। आकार एवं आकृति देने का काम करता है। इसके अलावा यह पौधों को कठोरता भी प्रदान करता है। यह पौधों को कठोरता भी प्रदान करता है। तो इतना बात आपको याद रखना है। अर्थात कई सारे कोशिका झिल्ली जब मिल जाएगी तब कोशिका भित्ति बनेगा, और यह केवल किस में होगा? पादप कोशिका में ही पाए जाएंगे। यह सेलुलोज का बना होता है। यह कई मर्तबे पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा पौधों को आकार एवं आकृति देने का काम करता है, साथ ही पौधों को कठोरता भी यह प्रदान करता है। तो ये था सेल वॉल अर्थात कोशिका भित्ति। अब हम आगे चलते हैं, उससे पहले एक पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे नोट करके याद रखिएगा। अभी हमने जस्ट बात किया कि जंतु में जो कोशिका झिल्ली, अच्छा, और ठीक इतना ही। तो जंतु में कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड और यहाँ पे प्रोटीन होता है। याद रखिएगा, जंतु में कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन का। पादप में कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है? तो यह सेलुलोज का बना होता है। अभी हमने जस्ट बात किया था। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, जीवाणु का कोशिका झिल्ली ये किस चीज का बना होता है? तो पेप्टिडोग लेखन का बना होता है। लेकिन का बना होता है, याद रखिएगा, ये पूछा हुआ सब क्वेश्चन है। इसके अलावा कवक, जिसको कि फंगी बोलते हैं, फंगी में किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है, याद रखिएगा। तो ये सब जो कोशिका से निर्माण होता है, अर्थात जंतु में कोशिका झिल्ली किसका बना होगा? लिपिड और प्रोटीन का। पादप में कोशिका भित्ति सेलुलोज का, जीवाणु पेप्टिडोग लेखन का, और कवक काइटिन का। ये सब बाबू सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एज इट इज, इसको आप लोग याद रखिएगा। एक बार फिर रिकॉल कीजिए, जंतु में कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन का, पादप में कोशिका भित्ति सेलुलोज का, जीवाणु में पेप्टिडोग लेखन का, और कवक यानी कि फंगी में किसका होता है? काइटिन का होगा। ये चारों के चारों पॉइंट आप टिप पे रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम आगे बात करते हैं चलिए, अब हम सेल के केंद्रक के बारे में स्टडी करते हैं। केंद्रक, न्यूक्लियस। अब जैसे कि हमने बात कहा था कि कोई भी सेल ने, चाहे यह एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल ने, हमने क्या कहा कि दोनों में क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। क्या होता है? दोनों में केंद्रक पाया जाता है। और ये केंद्रक सेल का क्या होता है? ब्रेन के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है? ब्रेन के रूप में काम करता है। इसी के अंदर क्या होता है बाबू? डीएनए होता है, ठीक, आरएनए होता है, यहाँ पे गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक ना, अर्थात यहाँ पे जीन्स पाए जाते हैं, और यही जीन्स माता पिता से गुण धर्म को
बच्चों की ओर ले जाने का काम करता है। और यह केंद्रक क्या होता है, तो यह इसमें जैसे प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा यहाँ पे 70 से 80% के बीच में रहता है। इसके अलावा डीएनए का मात्रा यहाँ पे 10% के आसपास रहता है। आरएनए का मात्रा 2 से 3% रहता है। और लिपिड्स की मात्रा 3 से 5% के बीच में वेरीज करता रहता है। तो ये है केंद्रक। अगर इसी को हम शब्द में बात कर लें तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे कि इसकी खोजकर्ता जो है, खोजकर्ता वो कौन है, तो ये है आपका रॉबर्ट ब्राउन ने कब खोजा था इसको, तो 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज की थी। और उन्होंने बताया कि यह केंद्रक क्या है, तो सेल का ब्रेन है, जिसमें कि प्रोटीन 70 से 80%, डीएनए 10%, आरएनए 2 से 3% और लिपिड 3 से 5% के बीच में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट कि यह जंतु एवं पादप दोनों प्रकार की कोशिका में पाया जाता है। कोशिका में पाया जाता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे, यह सेल का प्रबंधक के रूप में काम करता है, अर्थात यह कोशिका के अंदर प्रबंधक, मैनेजमेंट अर्थात मैनेजमेंट के रूप में यह क्या करता है, कोशिका के अंदर प्रबंधक के रूप में काम करता है। आगे देखें तो इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं, कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक, अगला पॉइंट वही, इसमें प्रोटीन कितना होता है, प्रोटीन 70 से 80%। इसके बाद डीएनए 10%, आरएनए 2 से 3%, लिपिड्स ये 3 से 5% वेरीज करता रहता है। ठीक, तो केंद्रक के बारे में इतना बात हमने जाना कि खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब, 1831 ईस्वी में। यह जंतु एवं पादप दोनों प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका के अंदर प्रबंधक के रूप में काम करता है, मैनेजमेंट के रूप में काम करता है। इसके अलावा इसे कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है, जिसमें कि प्रोटीन 70 से 80%, डीएनए 10%, आरएनए 2 से 3% और लिपिड्स 3 से 5% के बीच में उपलब्ध होता है। आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं अब अंतःप्रद्रव जालिका अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ पे याद रखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले होता क्या है वो समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये बाबू एक एनिमल सेल है। क्या है, एनिमल सेल है। ये एनिमल सेल है। यहाँ पे क्या है बाबू, एनिमल सेल के अंदर एक केंद्रक है। ठीक, केंद्रक के अगल बगल में हम देखते हैं कि कुछ इस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है फैला होता है। ध्यान से समझिएगा बाबू लोग। ठीक, इसके कुछ भाग होते हैं वो रफ होता है और कुछ भाग जो होता है वह खुरदुरा होता है। अर्थात इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है रफ और एक होता है खुरदरा। ठीक, तो एक होता है स्मूथ और एक होता है वही रफ। एक इस प्रकार, एक स्मूथ होता है
और एक रफ होता है। ठीक ठीक, एक चिकना होता है और एक खुरदरा होता है। अब देखिएगा, जो चिकना वाला भाग होता है वहां से कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का संश्लेषण होता है, और जो खुरदरा वाला भाग होता है वहां से प्रोटीन का प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अब होता कैसे है, तो ये जो खुरदरा वाला भाग होता है ना बाबू, यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे पाया जाता है राइबोसोम। क्या पाया जाता है? राइबोसोम। और राइबोसोम करता क्या है, हमारे बॉडी में प्रोटीन बनाने का काम करता है। क्या करता है? प्रोटीन निर्माण का काम करता है। तो हमारे बॉडी में प्रोटीन बनाने का फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक, तो देखिएगा, ये है केंद्रक। केंद्रक के अगल बगल में पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके दो भाग होते हैं, एक को बोलते हैं स्मूथ, दूसरे को बोलते हैं रफ। यानी कि जो चिकना वाला भाग होता है, स्मूथ वाला भाग, वहां से कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का संश्लेषण होता है, और जो खुरदरा वाला भाग होता है वहां से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक, इसके अलावा यह सेल के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? आंतरिक सहायता सहायता यह प्रदान करने का काम करता है। फिर हम देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेखा केंद्र के नीचे रहता है। चलिए, इसका जो खोज करता है ना, वह 3 वैज्ञानिक है। खोजकर्ता का बात करें, खोजकर्ता तो मुख्य रूप से 3 व्यक्ति थे। पहला का नाम था कैथ पोर्टर, दूसरा का नाम था एल्बर्ट क्लाउड, और तीसरा जो व्यक्ति था वो था अर्नेस्ट फुलाम। ये क्या होगा? पता नहीं कहाँ चल गया। अच्छा अच्छा, एक मिनट। तीसरा अर्नेस्ट फुलाम। ठीक, तो ये 3 व्यक्ति मिल करके सेल के अंदर अंतःप्रदब्ध जालिका के बारे में पता लगा। कौन कौन? कैथ पोर्टर, एल्बर्ट क्लाउड और अर्नेस्ट फुलाम। इन्होंने बताया कि इसके अंदर यह आंतरिक सहायता देने का काम करता है। केंद्रक के आसपास यह अवस्थित होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, स्मूथ यानी कि चिकना, रफ यानी कि खुरदरा। रफ वाला भाग में राइबोसोम होता है, जो कि प्रोटीन का बनाने का काम करता है, प्रोटीन संश्लेषण। और चिकना वाला भाग कार्बोहाइड्रेट एवं वसा बनाने का काम करता है। आगे हम चलते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम 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 देखिएगा, तो अभी हमने जस्ट बात किया कि राइबोसोम कहाँ होता है। मान लीजिए कि ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल में यहाँ पे हम बोला केंद्रक है। ये वाला भाग को हमने बोला कि क्या है बाबू? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये वाला भाग क्या है? स्मूथ है। ठीक, और ये वाला भाग क्या है? रफ है। इसको हम क्या बोला? स्मूथ। और ये वाला भाग रफ है। तो इस वाला भाग में क्या होता है? यहीं पे पाया जाता है राइबोसोम। और यह राइबोसोम क्या होता है? तो प्रोटीन बनाने का काम करता है। प्रोटीन बनाने का काम करता है। इसीलिए राइबोसोम का फैक्ट्री, प्रोटीन का फैक्ट्री, प्रोटीन प्रोटीन का फैक्ट्री इसको कहा जाता है। किसको? राइबोसोम को।
याद रहेगा। इसमें आपको इतना ही बात याद रखना है और ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। मतलब अब जितना भी एग्जाम देखते हैं शायद ही ऐसा कोई एग्जाम होगा भारतवर्ष में जहां से कि राइबोसोम पर क्वेश्चन नहीं पूछा होगा। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि यह जो होता है राइबोसोम, यह दो प्रकार का होता है। एक होता है 70S और एक होता है 80S। क्लियर। एस का मतलब होता है सेफगार्ड यूनिट, सेफगार्ड यूनिट। ठीक। अच्छे, इसी को बोला जाता है सेडिमेंट्री कोफिशिएंट, सेडिमेंट्री कोफिशिएंट। वही प्रकार ये भी है, क्या है तो सेफगार्ड यूनिट, या इसी को क्या बोला जाता है सेडिमेंट्री कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। याद रखिएगा। चलिए, तो इसमें एक ही बात याद रखना है। पहला पॉइंट कि प्रोटीन बने। अच्छा, सबसे पहले इसका खोजकर्ता का बात कर लें। खोजकर्ता, तो इसके खोजकर्ता है पैलाडे, जॉर्ज, जॉर्ज ई पैलाडे, पैलाडे। याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, भरपूर रूप से यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट, यह पादप एवं जंतु दोनों प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाता है। तीसरा पॉइंट, यह राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। ठीक। और इसका मेन काम क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक। अच्छा, और चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, यह दो प्रकार का होता है 70S, मतलब ये छोटे छोटे जीव में होगा, और एक होता है 80S, यह किस में होगा, बड़े जीव में पाया जाएगा। तो इसमें इतना बात याद रखना है। राइबोसोम, पहला पॉइंट, खोजकर्ता किसने, जॉर्ज ई पैलाडे। ठीक। इसके अलावा राइबोसोम कहाँ से मिलता है, तो राइबोसोम जो है यह प्रोटीन बनाने का काम करता है, इसीलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसके अलावा पादप एवं जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। इसके अलावा प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम होता है। यह दो भाग में बटा होता है, अर्थात जो छोटे जीव में होते हैं उसको 70S कहा जाता है, और जो बड़े जीव में होते हैं उसको 80S कहा जाता है। आज हम अंतिम टॉपिक लेते हैं और पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कितना टाइम हो गया है? ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पढ़ लेते हैं। देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, मान लेते हैं कि यह एक सेल है। ठीक। यहाँ पे केंद्रक है और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस रूप में उपलब्ध होती है, कुछ इस रूप में माइटोकॉन्ड्रिया हमारे बॉडी में देखने को मिलता है। पहला पॉइंट यहाँ पे हम लिखें, खोजकर्ता इसके कौन है, खोजकर्ता, तो इसके खोजकर्ता है कोलिकर, कोलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया की खोजकर्ता कौन है, कोलिकर है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, तो यह जो है, जो रेशे वाला कीट होता है, रेशे वाला कीट होता है, अर्थात कीटों की रेखित पेशियों में इसको खोजा गया था। ठीक। देखिए, यहाँ पे जो उभार होता है, ये जो है, ये क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी कहा जाता है। क्या हम इसको बोलते हैं, क्रिस्टी। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है,
माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहाँ पे पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल के बारे में इसके हम पढ़ते हैं, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कहते क्यों है इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे हम पानी पीते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं और हम सांस लेते हैं, तीन चीज करते हैं। तो जो हम सांस लेते हैं, देखिए नाक तो एक माध्यम है ना, हम फेफड़ा के माध्यम से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो हमारे बॉडी में जो सांस लेने की प्रोसेस होते हैं उसके दरमियान चाय अपचाय की क्रिया होता है। क्या होता है बाबू? चाय अपचाय की क्रिया होता है, और इससे हमको क्रेब्स चक्र चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है। यहाँ पे क्रेब्स चक्र चलता है, और क्रेब्स चक्र चलने के दौरान हमको एटीपी के रूप में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये जो क्रेब्स चक्र चलता है हमारे बॉडी में, माइटोकॉन्ड्रिया में, इसके दरमियान हमको ऊर्जा मिलता है, और यही ऊर्जा जो है किसके रूप में? एटीपी के रूप में हमारे ब्लड में चला जाता है। कहाँ पे? ब्लड में, और हमारा बॉडी जो है स्फूर्तिवान होता है। ठीक, तो इसमें इतना ही बात याद रखना है। खोजकर्ता कौन थे? कोलिकर ने था। और इसके बाद इसका नामाकरण, नामाकरण सी नाम और बेंडा, ये सी बेंडा नामक व्यक्ति जो है इसका इन्होंने नामाकरण किया था। तीसरा पॉइंट कि पावर हाउस ऑफ द सेल इसको बोलते हैं। हमारे श्वसन के दौरान क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र किसके दौरान? श्वसन के दौरान। कहाँ पे चलता है? तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, और इसके दौरान हमको एटीपी की प्राप्ति होती है, और यही ऊर्जा हमारे ब्लड में चला जाता है। खोजा कहाँ था? तो कीटों की रेखित पेशियों में इसको खोजा गया था कोलिकर के द्वारा, जबकि इसका नामकरण कौन किया? सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने किया था। और यहाँ पे ये देखिएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो उभार होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। तो आई होप मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी। आज हम इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।